jurisprudence is not without practical value, क्योंकि हमने थ्योरी इसमें पढ़ी है, मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं, मुख्तलिफ स्कॉलर्स की, स्कूल ऑफ थाट की, और डिफरेंट एनालिसिस हैं, डिफरेंट किस्म के थिंकर्स के थिंकिंग हैं। तो वो थाट जो है ना, वो हम डिस्कशन के तौर पर, इधर थ्योरेटिकल वैल्यू के तौर पर उसको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए समझते हैं। लेकिन अब ये सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये है कि क्या इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है। ये जो फिलॉसफी ऑफ लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, जिसको आप पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ थ्योरीज, मुख्तलिफ बातें इसमें हैं, तो इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है। जब प्रैक्टिस में जाते हैं तो वहाँ क्या ये चीज़ें काम आती हैं, इसकी यूटिलिटी क्या है, वैल्यू क्या है। तो इसमें यही है, जूरिस्प्रूडेंस इज़ नॉट विदाउट प्रैक्टिकल वैल्यू, इट इज़ द आइज ऑफ लॉ एंड द मेन बेसिक यूजेस आर एज फॉलोज। इससे समझा जाता है कि ये लॉ की क्या है, आँखें हैं, ये जो सब्जेक्ट है। अब और क्या बातें हैं इसमें, पहला दिया हुआ है ग्रामर ऑफ लॉ। अब ग्रामर क्या होती है, ग्रामर कोई भी लैंग्वेज हो उसकी कंस्ट्रक्शन होती है कि ये सेंटेंसेस किसी तरह बनेंगे, ये लैंग्वेज किस तरह बनी हुई है, ठीक है। तो लॉ की भी अपनी एक लैंग्वेज है, इसके वर्ड्स हैं, उसकी मीनिंग्स हैं। तो उसके मीनिंग किस तरह, उसके कंसेप्ट जो हैं, लीगल कंसेप्ट जो हैं, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके क्या मीनिंग है और कहाँ कहाँ वो अप्लाई हो सकते हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सेंस में ये यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़रूरी होता है जब जज के सामने जाते हैं वकील हज़रात, तो वो जो पेश करते हैं लॉ साइटेशंस या और कोई चीज़ जो है ना उसको पेश करते हैं, तो अगर कोई डिफरेंट मीनिंग्स या 2-3 मीनिंग किसी वर्ड से निकल रहे हों तो वो सिचुएशन के मुताबिक उसको यूज़ करना होता है। तो वो दोनों मीनिंग, 2 मीनिंग, 3 मीनिंग उस वर्ड्स के आ रहे हैं तो वो उसको बताना होता है, ठीक है ना। सादा मिसाल वही है, दोबारा मैं उसको आपको क्वेश्चन भी दिया था कि पर्सन दोनों लॉ में शामिल हैं, एक इंसान और एक कंपनी, ठीक है ना। अब केस कंपनी का है, जज के सामने वकील खड़ा हुआ है और पर्सन का लफ्ज़ यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। अगर जज पूछ लेता है कि क्या कंपनी पर्सन है, ठीक है ना। आम लैंग्वेज में जो आप किसी भी आम जो डिक्शनरी है उसको खोल लें तो वो पर्सन का वर्ड्स क्या होगा कि इंसान, दोनों ही एंड शी दोनों शामिल हैं, उसको पर्सन कहा जाता है। लेकिन लीगल जब डिक्शनरी खोलेंगे लॉ की जो है उसमें दोनों मीनिंग सामने आएंगे कि कंपनी को भी क्या कहा जाता है, पर्सन। तो जब पर्सन का केस चल रहा है, यानी कि किसी कंपनी का केस चल रहा है और सामने जो है ना जज के सामने आप लोग जाते हैं और उसको समझा रहे हैं कि ये लॉ की नज़र में पर्सन है, तो फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये ग्रामर ऑफ लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस इज़ द ग्रामर ऑफ लॉ। दूसरा है आई ऑफ लॉ, ये क्या है, लॉ की आँख है, इसके ज़रिए लॉ को देखा जाता है, इन्हीं की नज़र से, इन्हीं कंसेप्ट से, इन्हीं प्रिंसिपल्स से, लीगल कंसेप्ट से उसको पढ़ा जाता है। फिर है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जूरिस्प्रूडेंस दो लाइट ऑन द बेसिक आइडियाज़ एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लॉ ऑफ नॉलेज ऑफ विच इज़ एसेंशियल फॉर द प्रैक्टिकल वर्क ऑफ द registrar and advocate and which are adopted by society to adjust the legal relation between man and man। तो 2-3 बातें इसमें की गई हैं। कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिस पर लॉ स्टैंड करता है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल और असूल हैं जो कि वो अदालतों में भी काम आते हैं, उसके ज़रिए काम चलता है, और सोसाइटी में इंसान का इंसान से जो रिलेशन होता है वो इन असूलों पर कायम होता है। तो ये असूल जो है ना, इनका नॉलेज भी जहाँ दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ में आता है। फिर है ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू, इसकी एजुकेशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो पहला सब्जेक्ट यहीं पढ़ाया गया है। अभी आपको लॉ का जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तमाम पहले साल में,
एक ही सब्जेक्ट दिया गया है लॉ का, बाकी तो सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, ठीक है ना। लॉ का एक दिया गया, और वो भी कौन सा दिया गया है, फिलॉसफी, ठीक है। इसका मतलब यही है कि ये समझने के लिए, पहले लॉ को पढ़ने के लिए ये बहुत अहम चीज़ है, ठीक है ना। जब इसमें से कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे तो फिर असल लॉ पढ़ाया जाएगा, जो प्रैक्टिकल लॉ है या एग्जिस्टिंग लॉ है या इनेक्टेड लॉ है, ठीक है ना। जो लॉ असल है वो बाद में, लेकिन फ़िलासफ़ी उसकी पहले आपको पढ़ाई जा रही है। तो इसलिए इट आल्सो हैज़ अ ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू। द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द लीगल कंसेप्ट वाइडन्स द आउटलुक ऑफ द लॉयर्स एंड शार्पन देयर लॉजिकल टेक्निक्स, ठीक है। इससे उसकी लॉजिकल टेक्निक्स जो होती है, लॉजिक दलाइल देने की, ठीक है ना, दलाइल दिया जाता है ना वहाँ जज के सामने। लॉ का, लॉयर्स का और लॉ का काम क्या है, दलील के ज़रिए काम करना, ठीक है ना। तो दलील जो होती है, वो आर्गूमेंट्स जो होते हैं, वो इस तरह समझे कि वेपन है, हथियार है, बात को आर्गूमेंट्स के ज़रिए करना, डिस्कशन के ज़रिए करना, ठीक है। इसलिए कुछ जो है ना स्कूल कॉलेजेस ऐसे हैं हमारे पाकिस्तान में तो नहीं, गैर मुल्की जो है ना वहाँ मूड कोर्ट्स बनाई जाती हैं, ठीक है ना। मूड कोर्ट पता है ना क्या होता है? मूड कोर्ट वो होता है कि यहाँ एक अदालत बना ली जाती है क्लासरूम में, एक जज बन जाता है, ठीक है ना, और 2 वकील बन जाते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो है ना इस तरह माहौल बन जाता है अदालत का जैसा होता है। फिर वो एक केस उसको दिया जाता है, एक वकील जो है ना उसके हक़ में दलाइल देता है, एक उसके मुखालफत में होता है। पाकिस्तान में भी है सर ऐसे, ठीक है ना। वो आम रूटीन में नहीं है ना, हमारे पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, हो सकता है, ठीक है ना। तो मूड कोर्ट जो है बनाई जाती है स्टूडेंट्स के लिए, उसको प्रैक्टिकल कि किस तरह तजर्बा कराया जाता है। हाँ, लेकिन अभी यूज़ तो नहीं हुई ना, वो नहीं, अभी वो क्लासें आई भी नहीं है। वो तो उनको कहे जाते हैं जिन्होंने फाइनल ईयर के होते हैं, जो लॉ पढ़ लिया हो। अभी आपने लॉ तो पढ़ा नहीं है, अगर आपको दे भी दिया जाए आर्गूमेंट्स करें तो लॉ को पता नहीं है पूरा, तो कैसे आर्गूमेंट्स करें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह जो है ना उनकी लॉजिकल टेक्निक्स लॉयर्स की वो जो उन्हें शार्पन होती है, तेज़ होती है। उसके बाद हेल्प्स इन लेजिस्लेशन, ये बहुत अहम है, ठीक है, कि जब लॉ बनता है पार्लियामेंट में, लॉ बनाने का प्रोसेस होता है, उसमें लीगल टर्म्स यूज़ होती हैं लॉ में, तो वहाँ ये बहुत इस्तेमाल होती हैं। ये सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत कम आता है फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ का। जब वो बनाने वाले को ही क्लियर नहीं होगा तो फिर कैसे बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इट हेल्प्स द लेजिस्लेटर बाय प्रोवाइडिंग देम विद प्रिसाइज एंड ambiguous terminology, revealing them of the broadened defining again and again certain expressions such as right, duty, possession, liability, ठीक है। ये वो वर्ड्स हैं जो बार बार यूज़ होते रहते हैं, बार बार यूज़ होते हैं मुख्तलिफ कवानीन में, मुख्तलिफ लॉज में। तो इन टर्म्स को बार बार इस्तेमाल करने के लिए उनका कंसेप्ट उनको क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, किसको, लॉ बनाने वालों को। उसके बाद हेल्प जजेस एंड लॉयर्स इन एक्सप्लेनिंग ट्रू मीनिंग ऑफ लॉ। दोबारा वही बात आ गई है कि जज और लॉयर्स को सही, जो बिल्कुल एग्जैक्ट उसका मीनिंग तलाश करना हो वर्ड का, तो वो कब होगा कि जब ये कंसेप्ट क्लियर होंगे फिलॉसफी ऑफ लॉ के जो सब्जेक्ट हैं। प्रोवाइड लॉजिकल ट्रेनिंग फॉर द लॉयर्स, इट टीचेस द लॉयर्स एंड द लेजिस्लेटर टू करेक्ट यूज़ ऑफ लीगल टर्म्स। इससे वो सही यूज़ कर सकते हैं और उनको तरीक़ाकार आता है कि सही तरीक़ाकार क्या है, ठीक जो है ना उनको यूज़ करना। ट्रेन द क्रिटिकल फैकल्टीज, इट ट्रेन द माइंड सो एज टू एम्पल्स अस टू डिस्कवर लीगल critical faculties and they can use accurate legal terminology and expression, ठीक है ना। इससे ट्रेन होता है, ज़हनी तौर पर इंसान ट्रेन होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है जहन की भी कि ये वर्ड्स, ये टर्म जो लॉ की हैं उनको यूज़ करें। brings homogeneity and accuracy, jurisprudence brings about homogeneity and accuracy in legal phraseology, जो फ्रेज़ हैं या ये कि इसकी टर्म्स हैं, उसका सही जो इस्तेमाल है वो हमें क्या है, उसके मीनिंग क्लियर हो जाते हैं यूनिवर्सली, ठीक है ना। ये भी एक बहुत अहम बात है। अब प्रॉपर्टी का जो है कंसेप्ट,
तो तकरीबन जो दुनिया के लैंड लॉज हैं उसमें इसकी डेफिनेशन तकरीबन एक जैसी होगी, चाहे वो अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, आजकल जदीद मॉडर्न दौर में, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी, उसकी डेफिनेशन होगी उसकी, वो सारी की सारी जो है ना वो एक जैसी है, यूज़ हो रही है लीगल टर्म। तो इसलिए एक क्या हो जाता है, एक जैसा जो है ना वो अपना पैटर्न बन जाता है। और दूसरी बात ये है कि इक्वलिटीज़, ठीक है ना, फैसिलिटीज़ जो होती है अपना इक्वलिटीज़ वो क्या हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं। उसके बाद है इंट्रोनिक्स वैल्यू। यूरिस्प्रूडेंस हैज इट्स ओन इंट्रोनिक्स वैल्यू। आउटर के बजाय अगर इनर तौर पर देखें कि अंदर इसकी अपनी क्या वैल्यू है। द लीगल रिसर्चर्स ऑन यूरिस्प्रूडेंस हैव ऑल पॉसिबिलिटीज टू इन्फ्लुएंस contemporary social political thoughts and may be affected by these ideas and thoughts। तो ये आजकल जो लीगल रिसर्चर्स हैं जो फिलॉसफी ऑफ लॉ पढ़ते हैं वो अपने थाट भी देते हैं, अपने कॉलम्स भी लिखते हैं, ठीक है ना, और अपने क्या करते हैं रिसर्च पेपर भी लिखते हैं। जो PhD के स्टूडेंट हैं, जो लॉ के बहुत से लॉ के जो है ना जर्नल्स इस वक्त पब्लिश हो रहे हैं दुनिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, जो भी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन जो भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ लॉ जर्नल होता है, ठीक है ना। मंथली भी हो सकते हैं और वो जो है ना बाई मंथली भी हो सकते हैं। तो वो उसमें आर्टिकल्स होते हैं लॉ के। आर्टिकल्स कौन से होते हैं, नए जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, नए टॉपिक जो आ रहे हैं डिस्कशन के, उस पर रिसर्च होती है, वो आर्टिकल लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं, ठीक है ना। और वो कॉलम्स, वो आर्टिकल, वो थॉट, वो किसमें सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स वैल्यू उनकी होती है। वो सोसाइटी में सोशियोलॉजी के, पॉलिटिकल साइंस के या इकोनॉमिक्स के जो और थॉट हैं उन पर असरअंदाज होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको मुतासर करते हैं, ठीक है। अब यही है, इसमें भी एक दूसरे को करते हैं, एक दूसरे को जैसे ये यूटिलिटी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस लिखा हुआ है, यूटिलिटी, और ये जो वर्ड यूटिलिटी है ये इकोनॉमिक्स का वर्ड है, वहाँ थ्योरी है इकोनॉमिक्स में, यूटिलिटी थ्योरी, कि कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है, कितनी हद तक उसकी वैल्यू। मतलब ये कि जो चीज़ जितना यूटिलिटीएबल है, यानी कि जितना फ़ायदा देती है, उसके मुताबिक वैल्यू है इकोनॉमिक्स के मुताबिक। तो यहाँ भी उसको वर्ड्स को यूज़ किया गया है यूटिलिटी, ठीक है। तो ये अब इंटर जो है ना, जो सब्जेक्ट्स होते हैं डिपार्टमेंटल कह लें या ये कह लें कि एक सब्जेक्ट के दूसरे सब्जेक्ट पर जो टर्म्स और प्रिंसिपल्स हैं वो आजकल यूज़ हो रहे हैं मॉडर्न दौर में। जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, ठीक है ना, तो इसलिए जो PhD का स्टूडेंट होता है, MPhil या PhD का स्टूडेंट, उसको क्या कहते हैं, स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर, ठीक है ना। वो सही स्कॉलर होता है, उसका काम यही होता है कि थॉट अपने दें, न्यू थॉट ऑन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। तो ये इसकी वैल्यू है। उसके बाद है प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, कि एप्लीकेबल जो है ना ये प्रैक्टिकली किस तरह है, या दोनों है नीचे, थ्योरी एंड प्रैक्टिस मस्ट गो इन हैंड इन हैंड, ठीक है ना। तो थ्योरी और प्रैक्टिस को एक साथ चलना चाहिए, दोनों ठीक है, ठीक है। अगर आप अदालत में चले जाएं, आपके पास लॉ का नॉलेज नहीं है तो मुश्किल होगी। एक वकील है जिसको लॉ का नॉलेज नहीं है, लेकिन उसने केस तैयार कर लिया, इधर से पूछ कर उधर से पूछ कर, ठीक है ना, वो केस की फाइल बना ली है, कौन कौन से इसके में फॉर्म लगते हैं, दरख्वास्त कौन सी देनी है, और क्या क्या चीज़ें साथ लगानी है, शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपी है, और कहाँ जाकर केस सबमिट करता है, ये सारी उसने इधर उधर से मालूमात कर ली है। केस तो सबमिट हो गया, अदालत में दायर भी हो गया। अगर उसको लॉ का पता नहीं है तो वो उसके लिए क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा वकील है जो कि उसके मुकाबले में उसको लॉ का पता है लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है,
आधा फाइल बनाता है, उसमें कुछ फॉर्म लगाते हैं, वो नहीं लगा है, मिसिंग है, शनाख्ती कार्ड या पता और जो बहुत सी चीज़ें जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करता, आधी फाइल कंप्लीट करके ले जाता है, तो वो सबमिट नहीं होगी, वापस कर देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है क्या होनी चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, प्रैक्टिकल पता होना चाहिए और किसका पता होना चाहिए, फ़िलासफ़ी का, लॉ का, सारी मालूमात होनी चाहिए। इसलिए थ्योरी एंड प्रैक्टिस मस्ट गो हैंड इन हैंड। Joining the theory and practice may lead to well-being of the state, society and whole civilization. आगे है helpful in reforming the old laws. लॉ पुराने हो जाते हैं, पहले भी बताया है, सोसाइटी तरक्की कर रही है, दिन ब दिन जो है ना नए प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं, लॉ उन पुराने जो प्रॉब्लम हैं उनका आंसर नहीं दे सकता क्योंकि लॉ पुराना हो जाता है। ठीक है ना, तो नया लॉ चाहिए, नए मसाइल जो सामने आ रहे हैं, सोसाइटी साथ यानी कि जिस तरह सोसाइटी तरक्की कर रही है, मुआशरा आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, तो उसका साथ देने के लिए नए लॉज क्या हैं, बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, इसकी मिसाल यही है, पहले इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो कोई कंसेप्ट नहीं था कि साइबर क्राइम क्या होता है। फिर यूँ ही ये चीज़ें आई, ऑनलाइन बैंकिंग शुरू हुई, इंटरनेट वगैरह आ गया और उसके बाद सोशल मीडिया, सारी चीज़ें आ गई, तो इस पर भी क्राइम होना शुरू हो गए। अब उनका लॉ नहीं था, लॉ जो था वो एक्चुअल क्राइम का था। ठीक है ना, ये साइबर क्राइम थे, विर्चुअल क्राइम कह सकते हैं या साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम के लिए फिर नए लॉ बनाए गए ताकि उनकी रोकथाम हो। तो इसलिए यही कहा जाता है हेल्पफुल इन रिफॉर्मिंग द ओल्ड लॉज, या उसको रिफॉर्म किया जाता है या उसकी जगह नए लॉज लाने के लिए ताकि सोसाइटी के मसाइल हल हों। तो इसलिए ये बहुत हेल्पफुल है। Jurisprudence is an ever-growing phenomenon. It helps us the people of to reform the old laws and modify it according to the current social needs and requirements. उसके बाद है यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स, वहीं आ गई है दोबारा, एजुकेशनल वैल्यू या स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है कि इसको समझे ताकि उसकी एक बेस बन जाए आगे लॉ समझने की, उसको समझने में आसानी हो, अंडरस्टैंड करने में। द स्टडी ऑफ द jurisprudence helpful in realizing the thinking of the students, rationalizing the thinking of the students and prepares them for an upright civil life. इससे उनकी थिंकिंग जो है वो रैशनलाइज होती है, क्रिटिकल होती है और उसको समझने में आसानी होती है। ठीक है, इसलिए पहले यही मैंने बताया है कि लीगल थिंकिंग जो है ना वो डिफरेंट है आम थिंकिंग से। ठीक है ना, एक स्टूडेंट जो अभी लॉ नहीं पढ़ रहा या लॉ की उसको अभी कोई पता नहीं है, वो जब किसी भी मसले पर डिस्कस करेगा, बहस करेगा, तो वो सब्जेक्टिव होगी, वो कोई बात इधर की करेगा, कोई उस सब्जेक्ट की, कोई उस सब्जेक्ट की, कहाँ से भी आर्गूमेंट्स आ रहे हों, उनके आर्गूमेंट्स में कोई तसलसल नहीं होगा और ना ही कोई जो है ना एक सब्जेक्ट पर मुश्तमिल होगी। इसके मुकाबले में जो लॉ होता है, लॉ की थिंकिंग डिफरेंट है और लॉ जो है ना वो केस लॉ पर ही क्या करता है, तवज्जो रखता है और उसी पर ही कंसंट्रेट करता है, उसके कंसेप्ट पर। तो सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन और होती है, लीगल जो पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन वो डिफरेंट होती है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि उसको जो है ना इसके अंडरस्टैंड करे, इसकी फ़िलासफ़ी को, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग की बेसिक जो है ना वो बेस बने, लीगल बेस बने। आगे है हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ फॉरेन लॉज। ठीक है ना, कुछ फॉरेन लॉज जो है ना वो भी पढ़ने में ये हेल्पफुल होती है क्योंकि लीगल कंसेप्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत हद तक होमोजीनियस हो गए हैं, उनकी डेफिनेशन एक हो गई है। अभी मैंने बताया है प्रॉपर्टी, ठीक है ना, अब प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टी में इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर इसकी जो है ना कंसेप्ट ये क्लियर है तो जब प्रॉपर्टी
कवर्ड आप कोई और इंग्लैंड का कानून पढ़ रहे हैं, लैंड लॉज, या अमेरिका का, जब प्रॉपर्टी का वर्ड वहाँ आएगा तो आपके जहन में वो बात होगी कि प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है और किस कंसेप्ट में ये बात कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही है। ठीक है। उसके बाद इट enables one study of the foreign law intelligently because our systems are so based on English law and fundamental principles are generally common to all system of law। ठीक है, वही बात है, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है ना आजकल दुनिया के तमाम लॉज के जो लीगल सिस्टम है उनकी बेस एक है। वो प्रिंसिपल्स, वो टर्म्स जो हम पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी क्या होती है, पोजेशन क्या होती है, राइट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, ठीक है ना, नेग्लिजेंस क्या होती है, ये वो टर्म्स हैं जो लॉ में हर जगह यूज़ होती हैं। ठीक है ना, जैसे और इनकी क्या डेफिनेशन और क्या चीज़ें हैं, ये हर जगह एक ही टर्म्स के साथ, एक ही डेफिनेशन के साथ इस्तेमाल होंगी तकरीबन हद तक। तो उसको जो है ना समझने में आसानी होगी जब आप गैर मुल्की लॉ पढ़ रहे हैं, फ़ॉरेन लॉ पढ़ रहे हैं, आपके हाथ में जो है ना, आजकल तो वो पढ़ना वैसे भी आसान है, इंटरनेट पर आप किसी भी मुल्क का कानून किसी भी चीज़ का पढ़ सकते हैं, लैंड का, टैक्स का, ठीक है ना, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, उसको देख सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद रिमूव द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लॉ। लॉ में जो पेचीदगियाँ होती हैं, कॉम्प्लेक्स है लॉ, उसको दूर करने के लिए क्या है, ये बहुत अहम है philosophy of law। One of the tasks of the jurisprudence is to construct concepts and make law more manageable and rational। इससे लॉ को बहुत समझने में आसानी होती है। आंसर द न्यू प्रॉब्लम्स, पहले भी मैंने बताया है, अभी दोबारा कि सोसाइटी ग्रो हो रही है, नए नए प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं, पहले नहीं थे, पुराने लॉ जब बने थे उस वक्त नहीं थे ये प्रॉब्लम, अब आते रहेंगे, ये नहीं है कि अब रुक गए हैं। ठीक है ना, बहुत से प्रॉब्लम अब भी आते रहेंगे। अब देखें ना, एक नया कंसेप्ट साइबर क्राइम का तो मैंने बता दिया है। जब लोगों के एटीएम से या बैंक से, अकाउंट से पैसे गायब होना शुरू हुए तो लोगों ने ये सोचना शुरू किया ये तो कोई चोरी कर रहा है। ठीक है, किसी को पासवर्ड पता चल गया है या जिस तरह भी है। तो पहले ये नहीं होता था, पहले चोरी का जो कंसेप्ट था वो और था, एक्चुअल होती थी। ठीक है, अब यहाँ अकाउंट से अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, पता भी नहीं चलता। तो साइबर क्राइम इसको नाम दिया गया। इसको रोकथाम के लिए क्या बनाया गया, कानून बनाया गया। अब एक नई करेंसी भी आ गई है, वर्चुअल करेंसी, सुना है ना, क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, वर्चुअल करेंसी कहते हैं। ठीक है ना, एक्चुअल करेंसी नहीं होती है, कंप्यूटर बेस्ड है। तो ये प्लास्टिक मनी वो तो ये है ना, कार्ड वाली ना, इंटरनेट जैसे हो गया। वो इसकी तो जो है भी वर्चुअल हुई, इसका अकाउंट्स टू अकाउंट्स, इसमें प्लास्टिक भी यूज़ नहीं होगा, अकाउंट टू अकाउंट होगा, ट्रांसफ़र होगा, है भी नहीं, यानी कि ये वर्चुअल है। वर्चुअल यानी कि जो ऐसे कहते हैं वो हवा में है, कुछ पता नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंट नहीं है एक्चुअली। ठीक है ना। अब इसके रिलेटेड लॉज अभी तक पाकिस्तान में इसको क्या वो इजाज़त नहीं दी गई, इसकी ट्रेड करने की या इसको वो चलाने की। अगर कल इजाज़त दे दी जाती है कि ये करेंसी यहाँ यूज़ हो सकती है या उसकी ट्रेडिंग हो सकती है, तो फिर क्या होगा, उसके लिए लॉज बनाने पड़ेंगे। एक नई चीज़ आ रही है माशरे में, सोसाइटी में। ठीक है, तो इसलिए सोसाइटी जो ही चेंज होती है, नए प्रॉब्लम सामने आते हैं, उसके लिए नए लॉ ज़रूरत होते हैं। ठीक है, तो यही है आंसर द न्यू प्रॉब्लम। jurisprudence can teach people to look around them and realize that answer to new legal problem must be found। कि नए प्रॉब्लम जो आ रहे हैं उसका हल सोचा जाए, निकाला जाए उसका हल। बाई कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजेंट सोशल नीड्स, ये सोच कर के मौजूदा माशरे की क्या ज़रूरियात हैं, सोसाइटी की क्या ज़रूरियात हैं, एंड नॉट इन द विजडम ऑफ द पास्ट, और ये नहीं कि माजी में क्या हिकमत पर मबनी था। ठीक है ना, माजी के बजाय हमने मौजूदा दौर के लोगों की ज़रूरियात को पूरा करना है। ट्रेनिंग ऑफ माइंड्स पहले आ गया है। ग्रैप्स ऑन द सब्जेक्ट्स, इससे सब्जेक्ट्स पर क्या होती है, मजबूती होती है।
उसकी पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग होती है। उसके बाद है यूज़फुल इन आर्ट ऑफ प्लीडिंग एंड लेजिस्लेशन। ठीक है ना, आर्ट ऑफ प्लीडिंग किसे कहते हैं? दावा लिखना, ठीक है ना, दरख्वास्त लिखना, जो दावा दायर किया जाता है, जो केस लिखकर, दूसरे आसान वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ कि जो कुछ वकील को कहा जाता है, वकील ने उसे लिखकर अदालत में पेश करना होता है, तो उस लिखने को, अमल को दावा कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? दावा, प्लेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, प्लीडिंग। उसी दावा लिखना बहुत अहम है, बेस है केस की। दावे में गलती, पूरे केस में गलती, और वो गलती चाहे आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएं, वो नुकसान में होगा बंदा। यानी कि वकील की नाअहली की वजह से, दावा ना लिख सकने की वजह से उसका करोड़ों का, लाखों का नुकसान हो जाएगा। किसका? क्लाइंट का। चेंज हो सकता है। सर कोई एग्जांपल दे दें। लॉ एक्चुअल उसकी जो है ना हालात, सर्कमस्टांसेस उसमें लिखे जाते हैं। स्टोरी सर सेट करनी पड़ती है पूरी। नहीं तो बता रहा हूँ ना, उसमें गलती हो सकती है, गलत उसको सुने ना, इधर सुने। सादा मिसाल ये है कि आप जो है ना एप्लीकेशन दे रहे हैं छुट्टी की, ठीक है ना, आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, आपने लिख दिया है कि मुझे कितने दिन की? 1 दिन की, तो वो गलती हो गई ना अगर वो मंजूर हो गई, ठीक है ना। अब इसी तरह जो है ना दावे में यही है कि गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, या अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स नहीं दी गई, या फैक्ट्स उसने बताए हैं वो लिखना भूल गए हैं, ठीक है, तो आगे जाकर वो केस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, फैटल हो जाते हैं उसमें। सर फिर ये चेंज हो सकता है अगर एक दफ़ा दावा गलत हो जाए? अमेंडमेंट्स होती हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें जो है ना केस की नौयत चेंज ना हो, बेसिक, ठीक है, या केस की नौयत बिल्कुल तब्दील ना हो। टेक्निकल चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसकी चेंजिंग हो सकती हैं, आम जो, ठीक है। इसी तरह प्लीडिंग एंड लेजिस्लेशन दोनों की बातें की गई हैं। जो कानून बनाया जा रहा है वहाँ भी लिखा जाता है, और प्लीडिंग जो प्लीड की जाती है, जहाँ अदालत में जो है ना जो दावत लिखा जाता है दायर करने के लिए और दरख्वास्तें लिखी जाती हैं, वो सारी प्लीडिंग है। तो इट हेल्प लेजिस्लेटर एंड लॉयर्स टू प्रिपेयर टू प्रॉपर यूज़ ऑफ लीगल टर्मिनोलॉजी, प्रॉपर यूज़ करें हर जगह। इट रिवील्स दैम फ्राम क्रिएशन ऑफ डिफाइनिंग अगेन एंड अगेन एंड सर्टेन एक्सप्रेशन राइट एंड ड्यूटी, क्योंकि बार बार यूज़ होने वाली कोई टर्म्स होती हैं, वो उनका जो है ना लिखना उनके लिए बहुत जो ज़रूरी होता है, तो वो उसको समझने में, लिखने में उसको आसानी होती है। इंटरप्रेट ऑफ लॉ, लॉ की तशरीह के लिए, ताबीर के लिए फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ बहुत अहम है। जजेस स्पेशली सुपीरियर कोर्ट्स लॉ की तशरीह करती हैं। आला अदालतों का काम है कि वो लॉ की इंटरप्रिटेशन करें। उस इंटरप्रिटेशन के लिए लॉ का नॉलेज, लीगल फ़िलासफ़ी का नॉलेज, जूरिस्प्रूडेंस का नॉलेज बहुत अहम है। इट हेल्प्स द जजेस एंड द लॉयर्स इन एक्सरटेनिंग द मीनिंग्स ऑफ द लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेटर, प्रोवाइडिंग द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये दो जो है ना राइटर्स हैं नीचे, उन्होंने इसकी और जो है ना इम्पोर्टेंस बताई है। The value of jurisprudence lies in examining the consequence of law and administration of the social welfare and suggestion change for the betterment and the superstructure of the laws, कि उसके लिए social welfare और structure of law, superstructure of law के लिए ज़रूरी है कि क्या की जाए, उसको इसकी वैल्यू है jurisprudence की, उसको प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए। उसके बाद है द स्टडी ऑफ द jurisprudence एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स टू ब्रिंग थ्योरी एंड लाइफ ऑन टू फोकस। दोबारा वही बात की गई है, प्रैक्टिस एंड थ्योरी मस्ट गो हैंड इन हैंड।
कि प्रैक्टिस और थ्योरी को एक साथ चलना चाहिए। टू कंक्लूड एज jurisprudence द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स, ये स्टडी है फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स की, including their philosophical, sociological, historical basis and analysis of the legal concept. Jurisprudence is the systematic and formulated knowledge. ये एक नॉलेज ऐसा है जो सिस्टमेटिक भी है और फॉर्मुलेटेड, यानी कि उसको क्या किया हुआ है, बनाया हुआ है। एंड इट इज़ द साइंस ऑफ लॉ, ये लॉ की साइंस है। Jurisprudence as its importance and utility helps to interpret the law. Jurisprudence की स्टडी मदद करती है कानून की तशरीह करने में, उसको समझने में, उसकी तशरीह होने में। ठीक है, तो ये इसकी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वैल्यू जी। अब इसके बारे में आप